मायासुर की पुत्री माया भगवान गणेश के श्राप के चलते भारतवर्ष से हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल अमेरिका में आकर बस गई। बेली शहर से 70 किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में स्थित द ग्रेट ब्लू होल की समुद्री गुफाओं में माया ने अपना निवास स्थान चुना। एक बार जब माया सागर की गहराइयों से निकलकर बेली शहर के तट पर भगवान सूर्य के सुनहरी धूप का आनंद उठा रही थी, उसी समय एक प्राचीन अमेरिकी कबीले हांडा के एक मनुष्य कबाकू की निगाह माया पर जा पड़ी। माया को देवी समझ वो माया के समक्ष नतमस्तक हो गया। माया को यह भोला भाला आदिवासी बहुत अच्छा लगा। माया ने कबाकू को हांडा कबीले का सरदार बना दिया और हांडा कबीले के लिए एक नई सभ्यता का निर्माण किया, जिसे बाद में माया सभ्यता के नाम से जाना गया। माया सभ्यता के लोग माया को देवी की तरह से पूजते थे, पर माया कबाकू के सिवा किसी से मिलती नहीं थी। माया सिर्फ कबाकू से मानसिक शक्तियों के द्वारा ही बात करती थी। पूरी माया सभ्यता में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने थे। माया ने अपनी शक्तियों से सूर्य और चंद्र के विशाल पिरामिडों का भी निर्माण किया। इन पिरामिडों में खगोल शास्त्र, ज्योतिष और ज्यामिति का ज्ञान भी दिया जाता था। इन पिरामिडों में माया की सिर्फ आवाज ही गूंजती थी, किसी ने माया को देखा नहीं था। फिर विभिन्न परिस्थितियों में माया को कैस्पर और मैग्ना को पालने की जिम्मेदारी मिली। कैस्पर और मैग्ना 6 वर्ष के हो गए थे, पर इन बीते 6 वर्षों में माया ने दोनों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी, और वो थी योग के माध्यम से कल्पना करना। दोनों बच्चों का बचपन बिना किसी भय और बाधा के आराम से बीत रहा था। माया ने इन दोनों बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में सांस लेने के अनुकूल बनाया था। इन दोनों बच्चों के मिलने के बाद माया का समय अच्छे से बीतने लगा, पर ऐसा नहीं था कि माया को नीलाव और हनुका की याद नहीं आती थी। हनुका के बाल स्वप्न आज भी माया को विचलित करते थे। आज भी वो अपनी इन्हीं कल्पनाओं में खोई हुई थी कि मैग्ना ने उसे झंझोड़ कर उठा दिया। क्या मां, आप अभी भी कुछ सोच रही हैं? आज तो आपने हमें हमारी शिक्षा का पहला पाठ देना था। देखो, हम दोनों कितनी देर से आपके स्वप्न से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, मैग्ना ने भोलेपन से मुंह बनाते हुए कहा। मैग्ना के झंझोड़ने पर माया उठकर बैठ गई। उसने एक नजर अपने बिस्तर के पास खड़े मैग्ना और कैस्पर पर मारी और फिर उन दोनों के बालों में हाथ फेरकर उनके माथे पर एक चुंबन ले लिया। माया ने 20,000 वर्ष तक कुछ न बोलने का कठोर प्रण लिया था, इसलिए वो सभी से मानसिक शक्तियों के द्वारा ही बात करती थी। तुम लोग तैयार हो बाहर चलने के लिए? माया की आवाज वातावरण में गूंजी। क्या मां, हम तो कब से तैयार बैठे हैं, आप ही सोई हुई थीं। मैग्ना ने फिर चटाक से जवाब दिया। तुझे बड़ा आता है फटाक से जवाब देना, माया ने प्यार से मैग्ना के कान उमेटते हुए कहा। एक कैस्पर को देख कितना शांत रहता है और तू है कि पट पट बोलते जाती है। अरे मां, वो तो भोंदू है, उसे तो थोड़ी देर तक कुछ भी समझ नहीं आता। मैग्ना ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा। मैं भोंदू हूं? रुक चूहिया, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर कैस्पर मैग्ना के पीछे दौड़ पड़ा। माया इन दोनों की शैतानियां देखकर मुस्कुरा उठी। इससे पहले कि दोनों कोई और शैतानी कर पाते, माया ने लपककर दोनों का हाथ पकड़ लिया और गुफा से बाहर आ गई। गुफा के बाहर एक ब्लू व्हेल खड़ी थी। सभी को आता देख ब्लू व्हेल ने अपना मुंह खोल दिया। माया, कैस्पर और मैग्ना को लेकर ब्लू व्हेल के खुले मुंह में प्रवेश कर। क्या मां, कुछ नई सवारी ले लो, मुझे इस व्हेल के मुंह में बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैग्ना ने मुंह बनाते हुए कहा। इसके दांत देखो, यह तो अपना मुंह भी साफ नहीं करती। छी। सबके बैठते ही व्हेल बेलिश शहर की ओर चल पड़ी। ऐसा नहीं बोलते मैग्ना, व्हेल को बुरा लगेगा, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो बड़ी होकर एक अच्छा सा हाइड्रा ड्रैगन लूंगी, जो पानी में तैर भी सके और आसमान में उड़ भी सके, मैग्ना ने कल्पना करते हुए कहा। ओए भोंदू, बड़ा होकर तू क्या लेगा? मैं एक ऐसा घोड़ा लूंगा जिसके पंख हों और पानी में वो समुद्री घोड़ा बन जाए। कैस्पर ने भी अपनी कल्पनाओं में एक तस्वीर को उकेरा। अरे वाह, तुम दोनों की कल्पनाएं तो काफी अच्छी हो गई हैं, माया ने खुश होते हुए कहा। अरे मां, हमने आज तक कल्पना करने के सिवा किया ही क्या है, मैग्ना ने किसी बड़े के समान बोलते हुए कहा। पिछले 5 वर्ष से हम अभी तक बस कल्पना ही तो कर रहे हैं। मैंने तो अब तक इस भोंदू के सिर की जगह भी 100-200 जानवरों के चेहरे की कल्पना कर ली है। कैस्पर ने घूरकर मैग्ना को देखा, पर कुछ कहा नहीं। कोई बात नहीं मैग्ना, यह कल्पना शक्ति ही अब तुम्हारे काम आने वाली है, माया ने मैग्ना के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। कैसे मां?
मैग्ना ने न समझने वाले अंदाज में कहा, चलो अभी बताती हूं, कुछ देर की बात और है बस। मैग्ना ने अभी यह कहा ही था कि तभी वेल पानी के बाहर आ गई। वेल ने अपना मुंह खोलकर सभी को बेलिस के तट पर उतार दिया। तट पर कबाकू पहले से ही खड़ा था। उसके पास 4 सफेद घोड़ों का रथ भी था। उसने झुककर तीनों को प्रणाम किया और फिर बोला, आपके कहे अनुसार आज कोई भी क्रीड़ा स्थल पर नहीं है देवी। क्रीड़ा स्थल पूर्णतया खाली है। माया ने सिर हिलाकर कबाकू को आगे चलने का आदेश दिया। कबाकू ने आगे बढ़कर दोनों बच्चों को रथ पर बैठाया और फिर माया को भी बैठने का इशारा कर स्वयं आगे कोचवान वाली जगह पर जाकर बैठ गया। माया के बैठते ही कबाकू ने रथ को आगे बढ़ा दिया। कैस्पर की निगाह तो बस उन सफेद घोड़ों पर ही थी। वो अपलक उन घोड़ों को निहार रहा था। लेकिन यह बात मैग्ना की निगाह से छिपी नहीं थी। कुछ ही देर में रथ क्रीड़ा स्थल तक पहुंच गया। कबाकू ने रथ को क्रीड़ा स्थल के बाहर ही रोक दिया और क्रीड़ा स्थल का द्वार खोल माया को अंदर जाने का इशारा किया। गई। माया, मैग्ना और कैस्पर को लेकर क्रीड़ा स्थल के अंदर प्रविष्ट हो। तीनों के अंदर प्रवेश करते ही कबाकू ने द्वार को बंद कर दिया और स्वयं वहीं बाहर बैठकर उन तीनों के निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। क्रीड़ा स्थल किसी विशाल स्टेडियम की भांति बड़ा था। उसमें चारों ओर लोगों के बैठने के लिए सीटें लगी थीं। इस क्रीड़ा स्थल का प्रयोग विशाल आयोजनों के लिए माया ने ही करवाया था। इस समय उस स्थान पर कोई भी नहीं था। सबसे पहले मैं कैस्पर को सिखाऊंगी। माया ने यह कहकर कैस्पर की ओर देखा। कैस्पर ने सिर हिलाकर अपने तैयार होने की पुष्टि कर दी। देखो कैस्पर, अब मैं जो कुछ भी बता रही हूं उसे ध्यान से सुनना। माया ने कैस्पर की ओर देखते हुए कहा, मेरा एक एक शब्द पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आने वाला है। यह पाठ मैग्ना के लिए नहीं था। फिर भी मैग्ना सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। दोनों को ध्यान से सुनते देख माया ने बोलना शुरू कर दिया। समस्त ब्रह्मांड कणों से बना है और प्रत्येक कण में त्रिकण शक्ति होती है। प्रथम कण धनात्मक, द्वितीय कण ऋणात्मक और तृतीय कण तटस्थ होता है। तटस्थ कण नाभिक में स्थित होता है और वही इन दोनों कणों को बांधे रखता है। धनात्मक और ऋणात्मक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कण वातावरण में भी फैले हैं और हमारा शरीर भी इन्हीं कणों से बना है। हम वातावरण में उपस्थित कणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अपने शरीर में उपस्थित जीव द्रव्य और जीव ऊर्जा की मदद से अपने शरीर के कणों को बांधे रखते हैं। अब ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो इन प्रत्येक कणों को नियंत्रित कर सकती है और वो शक्ति है ब्रह्म शक्ति। हां, ये वही शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी शक्ति से इन कणों का नियंत्रण किया और ग्रहों के साथ समस्त वातावरण व प्राकृतिक पदार्थों की रचना की। आज मैं तुम्हें उसी ब्रह्म शक्ति का ज्ञान देने जा रही हूं। इस ब्रह्म शक्ति के माध्यम से तुम निर्जीव व सजीव सभी चीजों की रचना कर सकते हो, परंतु यह ध्यान रखना कि इस ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न जीव स्वयं की वंश वृद्धि नहीं कर सकते। देखो कैस्पर, अब मैं जो कुछ भी बता रही हूं उसे ध्यान से सुनना। माया ने कैस्पर की ओर देखते हुए कहा, मेरा एक एक शब्द पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आने वाला है। यह पाठ मैग्ना के लिए नहीं था। फिर भी मैग्ना सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। दोनों को ध्यान से सुनते देख माया ने बोलना शुरू कर दिया। समस्त ब्रह्मांड कणों से बना है और प्रत्येक कण में त्रिकण शक्ति होती है। प्रथम कण धनात्मक, द्वितीय कण ऋणात्मक और तृतीय कण तटस्थ होता है। तटस्थ कण नाभिक में स्थित होता है और वही इन दोनों कणों को बांधे रखता है। धनात्मक और ऋणात्मक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कण वातावरण में भी फैले हैं और हमारा शरीर भी इन्हीं कणों से बना है। हम वातावरण में उपस्थित कणों को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु अपने शरीर में उपस्थित जीव द्रव्य और जीव ऊर्जा की मदद से अपने शरीर के कणों को बांधे रखते हैं। अब ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो इन प्रत्येक कणों को नियंत्रित कर सकती है और वो शक्ति है ब्रह्म शक्ति। हां, ये वही शक्ति है जिसके द्वारा ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी शक्ति से इन कणों का नियंत्रण किया और ग्रहों के साथ समस्त वातावरण व प्राकृतिक पदार्थों की रचना की। आज मैं तुम्हें उसी ब्रह्म शक्ति का ज्ञान देने जा रही हूं। इस ब्रह्म शक्ति के माध्यम से तुम निर्जीव व सजीव सभी चीजों की रचना कर सकते हो, परंतु यह ध्यान रखना कि इस ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न जीव स्वयं की वंश वृद्धि नहीं कर सकते। माया ने अब अपनी आंखें खोल दी और बोली, कैस्पर पुत्र, मेरे साथ साथ अब हाथ जोड़कर इस मंत्र को तेज तेज 3 बार दोहराओ। यह कहकर माया ने ब्रह्मदेव का मंत्र बोलना शुरू कर दिया। ऊ चतुर्मुखाया
विद्महे हसा रुडाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। कैस्पर ने ब्रह्मदेव के मंत्र को 3 बार दोहराया। माया ने अब उस पीले रंग की मणि को कैस्पर के मस्तक से स्पर्श करा दिया। एक तीव्र रोशनी फेंकते हुए वो मणि कैस्पर के मस्तक में समा गई। कैस्पर घबराकर अपने चेहरे को देखने लगा, पर वहां पर अब किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं था। ब्रह्म शक्ति ने अब तुम्हारे मस्तक में अपना स्थान बना लिया है। माया ने कैस्पर को प्यार से देखते हुए कहा, अब तुम्हारे सिवा इस मणि को कोई भी तुम्हारे मस्तक से नहीं निकाल सकता। क्या अब तुम इसके प्रयोग के लिए तैयार हो कैस्पर? हां, मैं इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, कैस्पर ने कहा। ठीक है, तो अब अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर अलग अलग दिशा में गोल गोल लहराओ, माया ने कहा। कैस्पर ने ऐसा ही किया। कैस्पर के ऐसा करते ही वातावरण में उपस्थित कण हवा में गोल गोल नाचने लगे। जैसे जैसे कैस्पर अपने हाथों को नचा रहा था, कणों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब तुम्हें लगे कि अब वातावरण में पर्याप्त कण हो गए हैं, तो अपने दोनों हाथों से उन कणों को धक्का देकर दूर भेज देना और फिर अपनी आंख बंद करके किसी भी प्रकार के निर्माण के बारे में सोचना। जब तुम आंख खोलोगे तो निर्माण हो चुका होगा, माया ने कैस्पर को समझाते हुए कहा। कैस्पर माया की बात को सुनकर कुछ देर तक हवा में अपने दोनों हाथ हिलाता रहा। फिर उसने एक धक्के से हवा में नाच रहे उन कणों को दूर धकेला, पर आंख बंद कर कुछ कल्पना करने लगा। माया और मैग्ना की उत्सुक निगाहें सामने कणों से हो रही उस रचना पर थी। उस रचना के आधा बनते ही माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो एक शानदार ऊंची कदकाठी वाला सफेद रंग का पंखों वाला घोड़ा था। कुछ देर तक कल्पना करने के बाद कैस्पर ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने दूध सा सफेद पंखों वाला घोड़ा खड़ा था। कैस्पर से आंख मिलते ही घोड़े ने हिनहिनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कैस्पर मंत्रमुग्ध सा उस विलक्षण घोड़े को निहार रहा था कि तभी वो घोड़ा बोल उठा, कृपया मुझे मेरा नाम बताएं। तुम्हारा नाम जीको होगा। तुम आसमान में अपने पंख पसारकर उड़ सकोगे और पानी में समुद्री घोड़े का रूप लेकर तैर सकोगे। तुम्हारी आयु मेरी आयु के बराबर होगी। तुम मेरी सवारी बनोगे, कैस्पर ने घोड़े को छूते हुए कहा। जो आज्ञा कैस्पर, क्या तुम अभी मुझ पर बैठकर सवारी करना चाहोगे? जीको ने पूछा। कैस्पर ने मुड़कर माया की ओर देखा। माया ने अपनी पलकें झपकाकर कैस्पर को अनुमति दे दी। ये देख कैस्पर तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। चला। कैस्पर के सवार होते ही जीको कैस्पर को लेकर आसमान में उड़ कुछ देर तक कैस्पर ने जीको को कसकर पकड़ रखा था। फिर धीरे धीरे उसका डर खत्म होता गया। अब कैस्पर अपने दोनों हाथों को छोड़कर जीको के साथ आसमान में उड़ने का मजा ले रहा था। जीको अब एक सफेद बादलों की टुकड़ी के बीच उड़ रहा था। हर ओर मखमल के समान बादल देख कैस्पर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कई बार तो कई पक्षी भी कैस्पर के बदल से निकले, जो कि आश्चर्य से इस उड़ने वाले घोड़े को देख रहे थे। उन पक्षियों के लिए भी जीको किसी अजूबे से कम नहीं था। कुछ देर तक आसमान में उड़ते रहने के बाद कैस्पर ने जीको को समुद्र के अंदर जाने को कहा। जीको आसमान से उतरकर समुद्र की गहराइयों में प्रवेश कर गया। अब जीको ने समुद्री घोड़े का रूप ले लिया था, परंतु जीको का आकार अब भी घोड़े के बराबर ही था। नीले पानी में रंग बिरंगे जलीय जंतु दिखाई दे रहे थे। ना तो जीको को पानी में सांस लेने में कोई परेशानी हो रही थी और ना ही कैस्पर को। कैस्पर अभी छोटा ही तो था, इसलिए यह यात्रा उसके लिए सपनों सरीखी ही थी। वह अपनी नन्ही आंखों में इस दुनिया के सारे झिलमिल रंगों को समा लेना चाहता था। तभी उसके मस्तिष्क में माया की आवाज सुनाई दी, अब लौट आओ कैस्पर, जीको अब तुम्हारे ही पास रहेगा, फिर कभी इसकी सवारी का आनंद उठा लेना। दिया। माया की आवाज सुन कैस्पर ने जीको को वापस चलने का आदेश दिया। कुछ ही देर में उड़ता हुआ जीको वापस क्रीड़ा स्थल में प्रवेश कर, जहां एक ओर कैस्पर के चेहरे पर दुनिया भर की खुशी दिख रही थी, वहीं मैग्ना के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। कैसा है मेरा जीको? कैस्पर ने जीको से उतरते हुए मैग्ना से पूछा। बहुत गंदा है इसका सफेद रंग, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके पंख भी बहुत गंदे हैं, मैग्ना ने गुस्साते हुए कहा। अरे तुम्हें क्या हो गया? कैस्पर ने आश्चर्य से भरते हुए कहा। घोड़ा पाते ही अकेले अकेले लेकर उड़ गए, मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे भी उसकी सवारी करनी है क्या? कैस्पर तुम बहुत गंदे हो, मैं भी जब अपना ड्रैगन बनाऊंगी तो तुम्हें उसकी सवारी नहीं करने दूंगी। दोनों ने फिर झगड़ना शुरू कर दिया। मत ये देख, माया ने बीच बचाव करते हुए कहा। हां ठीक है, बैठने देना कैस्पर को अपने ड्रैगन पर पहले अपना ड्रैगन बना तो लो। ये सुन मैग्ना ने जीभ निकालकर
नाक सिकोड़ते हुए कैस्पर को चिढ़ाया और माया के पास आ गई। मैग्ना, मैं तुम्हें ब्रह्म शक्ति नहीं दे सकती, माया ने मैग्ना को देखते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे पास एक ही थी। यह सुनकर मैग्ना का चेहरा उतर गया। पर तुम उदास मत हो, उसके बदले मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 शक्तियां दूंगी, माया ने कहा। ये 2 शक्तियां। ये कहकर उत्साहित मैग्ना ने फिर कैस्पर को चिढ़ाया। माया ने एक बार फिर आंख बंद कर यम और गुरु बृहस्पति को स्मरण किया। इस बार तेज हवाओं के साथ माया के दोनों हाथों में 2 मणि दिखाई दी। माया ने मंत्र पढ़कर दोनों मणियों को मैग्ना के दोनों हाथों में स्थापित कर दिया। मैग्ना, तुम्हारे बाएं हाथ में जो गाढ़े लाल रंग की मणि है उसमें जीव शक्ति है, और दाहिने हाथ में जो हल्के हरे रंग की मणि है वो वृक्ष शक्ति है, माया ने मैग्ना को देखते हुए कहा। जीव शक्ति से तुम अपनी कल्पना से किसी भी जीव का निर्माण कर सकती हो, और वृक्ष शक्ति से किसी भी प्रकार के वृक्ष का निर्माण कर सकती हो। जीव शक्ति में एक और विशेषता है, यह समय के साथ तुम्हें समझते हुए स्वयं में बदलाव भी करती रहेगी। यानी कि इसकी शक्तियां अपार हैं, बस तुम्हें इसे ठीक से समझने की जरूरत है। जीव शक्ति आगे जाकर इच्छाधारी शक्ति में भी परिवर्तित हो सकती है, जिससे तुम अपने शरीर के कणों में आवश्यक बदलाव करके किसी भी जीव में परिवर्तित हो सकती हो। क्या अब तुम अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए तैयार हो? मैं तो मरी जा रही हूं कब से, मैग्ना ने मासूमियत से जवाब दिया। तो फिर पहले अपने दोनों हाथों को जोर से हवा में गोल लहराओ और फिर संकेंद्रित वायु को जमीन पर रखकर वृक्ष शक्ति का प्रयोग करो, माया ने कहा। माया के इतना कहते ही मैग्ना ने जोर से अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया और फिर वातावरण में घूम रहे कणों को जमीन पर रखकर अपनी आंखें बंद कर कल्पना करने लगी। मैग्ना के कल्पना करते ही उसके आसपास से जमीन से बिजली निकलकर उन हवा में घूम रहे कणों पर पड़ने लगी। जमीन से निकल रही बिजली तेज ध्वनि और चमक दोनों ही उत्पन्न कर रही थी, पर मैग्ना की कल्पना लगातार जारी थी। माया और कैस्पर की आश्चर्य भरी निगाहें मैग्ना की कल्पना से बन रहे वृक्ष पर थी। जमीन की सारी बिजली एक ही स्थान पर पड़ रही थी, परंतु काफी देर बाद भी कोई वृक्ष उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अचानक मैग्ना ने अपनी आंखें खोल दी। मैग्ना की आंख खोलते ही सारी बिजली वापस जमीन में समा गई। जिस जगह से बिजली टकरा रही थी वो स्थान अब भी खाली था। यह देखकर कैस्पर जोर से हंसकर बोला, वाह वाह, चूहिया ने क्या कल्पना की है, एक घास भी नहीं बना पाई। वृक्ष तो दूर की बात है माना, पर पता नहीं क्यों इस बार मैग्ना ने कैस्पर की बात का बुरा नहीं। वो धीरे धीरे चलती हुई आगे आई और उस स्थान को ध्यान से देखने लगे जहां पर संकेंद्रित वायु के कण तैर रहे थे। ध्यान से देखने के बाद मैग्ना ने हाथ बढ़ाकर जमीन से कोई चीज उठाई और उसे लेकर माया के पास जा पहुंची। देखा, माया ने आश्चर्य से मैग्ना के हथेली पर रखे एक भूरे रंग के बीज को है। माया को कुछ समझ नहीं आया कि मैग्ना उसे क्या दिखाना चाहती है। तभी मैग्ना ने आगे बढ़कर वहां पहले से ही रखे एक पानी से भरे मस्क को उठाया और उस बीज को जमीन पर रखकर उस पर पानी डाल दिया। पानी की बूंद पड़ते ही वो बीज अंकुरित हो गया और उससे एक नन्ही सी हरे रंग की कोपल बाहर निकली। वे कोपल तेजी से अपना आकार बढ़ा रही थी। धीरे धीरे वो एक नन्हा पेड़ बनने के बाद एक विशाल वृक्ष में बदल गया, पर वृक्ष का बढ़ना अभी रुका नहीं था। लगभग 5 मिनट में ही वृक्ष की शाखाएं आसमान छूने लगी। माया और कैस्पर हैरानी से उस वृक्ष को बढ़ते देख रहे थे। अब उस वृक्ष के सामने पूरा द्वीप ही बौना लगने लगा था, मगर वृक्ष का बढ़ना अभी भी जारी था। यह देख माया के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। मैग्ना, अब वृक्ष का बढ़ना रोक दो, नहीं तो यह वृक्ष पृथ्वी के वातावरण को ही नष्ट कर देगा, माया ने भयभीत होते हुए कहा। माया के ये कहते ही मैग्ना ने आगे बढ़कर वृक्ष को धीरे से सहलाया। ऐसा लगा जैसे वृक्ष मैग्ना की बात समझ गया हो। अब उसका आकार छोटा होने लगा था। कुछ ही देर में उस महावृक्ष का आकार एक साधारण वृक्ष के समान हो गया। तुमने क्या कल्पना की थी मैग्ना? माया ने मैग्ना से पूछा। मैंने कल्पना की एक ऐसे महावृक्ष की जिसके पास स्वयं का मस्तिष्क हो, वो किसी इंसान की भांति चल फिर सके, बोले वो भावनाओं को समझे, वो अपने शरीर को छोटा बड़ा भी कर सके, वो अपने अंदर छिपे सपनों के संसार से लोगों को ज्ञान दे, उन्हें सही मार्ग दिखलाए, वो स्वयं की शक्तियों का विकास करे, उसके अंदर एक पुस्तकों की भंडार हो, उसके तनों से अनेकों दुनिया के रास्ते खुलें, उसकी पत्तियों में जीवनदायिनी शक्ति हो, उसके फलों में किसी को भी ऊर्जा देने की शक्ति हो, उसके फूलों में अनंत ब्रह्मांड के रहस्य हों, और जब तक धरती पर एक भी मनुष्य है उसका जीवन तब तक रहे।
इतना कहकर मैग्ना चुप हो गई। माया आश्चर्य से अपलक मैग्ना को निहार रही थी। इतनी शक्तिशाली कल्पना तो देवताओं के लिए भी करना आसान नहीं था, और वो भी तब जब वो मात्र 6 वर्ष की थी। इतने नन्हे मस्तिष्क से इतनी बड़ी कल्पना तुमने कर कैसे ली, और वो भी कुछ क्षणों में ही? माया ने मैग्ना को देखते हुए कहा। अब मैं इतनी छोटी थोड़ी ना हूं, मैग्ना ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। माया समझ गई कि इन बच्चों को उसने शक्तियां देकर गलत नहीं किया है। तभी इतनी देर से शांत वो वृक्ष बोल पड़ा, मैंने सुन लिया कि मेरा निर्माण क्यों हुआ है। अब कृपया मुझे मेरा नाम बताने का कष्ट करे। मैग्ना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारा नाम महावृक्ष होगा। कैसा लगा तुम्हें अपना ये नाम? बिल्कुल आप ही की तरह सुंदर, महावृक्ष ने कहा। तो फिर ठीक है, चलो अब छोटे होकर मेरी हथेली के बराबर हो जाओ। अभी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, बाद में सोचूंगी कि तुम्हें कहां लगाऊं, मैग्ना ने कहा। मैग्ना की बात मानकर महावृक्ष छोटा होकर मैग्ना की हथेली के बराबर हो गया। अब मैग्ना ने माया से दूसरी शक्ति का प्रयोग करने की आज्ञा मांगी। माया की आज्ञा पाकर मैग्ना ने फिर से अपने दोनों हाथों को हवा में लहराया और कल्पना करना शुरू कर दिया। इस कल्पना को समझना माया और कैस्पर दोनों के लिए ही बहुत आसान था। इस बार मैग्ना ने जीव शक्ति का प्रयोग कर एक हाइड्रा ड्रैगन बनाया जो हवा और पानी के हिसाब से अपना आकार बदल सके। मैग्ना ने जब आंखें खोली तो उसके सामने सोने के रंग का एक नन्हा ड्रैगन का बच्चा था जिस पर लाल रंग से धारियां बनी हुई थी। ओह, कितना प्यारा है ये नन्हा ड्रैगन, ड्रैगन में खो सी गई। मैं तुम्हारा नाम ड्रैगो रखूंगी, कैस्पर के साथ बिल्कुल मत खेलना, समझ गए? मैग्ना तो जैसे नन्हे, और हां, उस गंदे ड्रैगन ने अपने गले से क्री की आवाज निकाली। ऐसा लगा जैसे कि वो सब कुछ समझ गया था। लिया। कैस्पर ने भी ड्रैगन को देख मुंह बनाया और जीको को गले से लगा। दोनों की शैतानियां फिर शुरू हो गई थीं, जिसे देख माया मुस्कुराई और फिर दोनों को लेकर वापस ब्लू होल की ओर चल दी। मैग्ना ने महावृक्ष को अपने कंधे पर बैठा लिया था और नन्हे ड्रैगन को किसी खिलौने की भांति अपने हाथों में पकड़े थी। कैस्पर जीको की पीठ पर इस प्रकार बैठा था जैसे वो कभी उतरेगा ही नहीं। कुछ भी हो, पर दोनों बच्चे आज बहुत खुश थे। तो मेरे प्यारे बाबू लोग, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे भी अच्छी कहानी जल्द से जल्द आप तक पहुंचे।